दुनिया के नक्शे पर मध्य पूर्व एशिया में बसे दो देश इजरायल और फिलिस्तीन में जंग जैसे हालात हैं। फिलिस्तीन की ओर से सैकड़ों रॉकेट दागे जा रहे हैं तो इजरायल उन्हें अपने आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम से हवा में ही बर्बाद कर दे रहा है। और इजरायल जब हमला कर रहा है तो फिलिस्तीन में बर्बादी हो रही है। इस जंग में अब तक सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग घायल हैं, हजारों बेघर हो गए हैं। इस मसले पर दुनिया के तमाम मुल्क दो हिस्सों में बटे हैं। एक हिस्सा इजरायल के साथ है और एक हिस्सा फिलिस्तीन के साथ। लेकिन यह जंग दुनिया के तमाम दूसरे मुल्कों में हुई जंग से थोड़ी अलग है, क्योंकि इस जंग में एक तरफ तो इजरायल की सेना है, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन की सेना नहीं बल्कि एक लड़ाका संगठन है हमास, जिसे दुनिया के तमाम मुल्क आतंकी संगठन मानते हैं। तो आखिर यह हमास है क्या, कैसे यह अस्तित्व में आया, क्यों इसे दुनिया के कुछ देश आतंकी संगठन मानते हैं, आखिर कैसे इस संगठन के पास इतने हथियार और पैसे आते हैं, और क्यों एक आतंकी संगठन होने के बाद भी यह फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ता रहता है। आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मध्य पूर्व एशिया का नक्शा देखिए। जमीन का एक बड़ा भूखंड दिख रहा होगा। इसमें इजरायल तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा है गाजा पट्टी का और दूसरा है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पर काबिज है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसका राजनीतिक संगठन फतह, जिसे भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्क आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर देखते हैं और उसे मान्यता देते हैं। इसी संगठन के मुखिया महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। यासिर अराफात इसी संगठन से ताल्लुक रखते थे। इस संगठन के बारे में विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि गाजा पट्टी की। इस पूरे इलाके में अगर किसी एक संगठन की चलती है तो उस संगठन का नाम है हमास। अब हमास क्या है और कैसे इसका गठन हुआ, इसको समझने से पहले अरबी भाषा के एक और शब्द से गुजरना होगा। यह शब्द है इंतफादा। 1987 के आखिर में गाजा पट्टी में हुए एक घटना ने पूरे फिलिस्तीन में विरोध प्रदर्शन शुरू करवा दिए थे। हुआ यह था कि गाजा में जबालिया नाम की जगह पर एक रिफ्यूजी कैंप हुआ करता था। इसमें फिलिस्तीनी रहते थे। यह इजरायल की सीमा से लगी हुई जगह थी। 8 दिसंबर 1987 को इजरायली सैनिकों के एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 3 रिफ्यूजी थे जो जबालिया कैंप के ही रहने वाले थे। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर यह टक्कर मारी है। इसके विरोध में पूरे फिलिस्तीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों के ऊपर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। तब फिलिस्तीन के लोगों के पास हथियार के नाम पर यही हुआ करता था। इतिहास की किताबों में इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से जाना जाता है। ये विरोध प्रदर्शन चल ही रहे थे कि इसी दौरान मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच के शेख अहमद यासीन ने गाजा पट्टी में ही एक नया संगठन बनाने का ऐलान कर दिया। इसका नाम रखा गया हमास। पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, अंग्रेजी में समझें तो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, हिंदी में इस्लामिक प्रतिरोध वाला संगठन। इस संगठन का मकसद था वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को इजरायल के कब्जे से मुक्त करवाना और इजरायल को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देना। इसके लिए हमास ने हथियारों का सहारा लिया। 16 फरवरी और 3 मई 1989 दो ऐसी तारीखें थी जब हमास ने पहली बार इजरायली सैनिकों को अगवा कर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया और अपनी खूनी मौजूदगी का परिचय दिया। इसके बाद वो लगातार हमले करने लगा। वो इजरायली सैनिकों को अगवा करते और उनका कत्ल कर देते। अक्टूबर 1990 में अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की फायरिंग में करीब 17 फिलिस्तीनी मारे गए। तब हमास ने कहा कि इजरायल का हर एक पुलिस वाला और इजरायल की सेना का हर एक जवान हमास का दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन की आजादी के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे यासिर अराफात और उनके संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यह समझ में आ गया था कि अब इजरायल का खात्मा तो बेहद मुश्किल है, उससे लड़ाई भी बेहद मुश्किल है। इसलिए जितना फिलिस्तीन उनके पास बचा है उतना ही बचा लिया जाए और शांति से रहा जाए। इसके लिए इजरायल और फिलिस्तीन के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो गई, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी दबाव बनाया था।
इसके लिए स्पेन के मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अमेरिका और रूस भी शामिल थे। साल था 1991। इसके बाद नॉर्वे के ओस्लो में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई और समझौते की शर्तें तय हो गईं। इसको कहा जाता है ओस्लो अकॉर्ड, यानी कि ओस्लो समझौता। 13 सितंबर 1993 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में इजराइल के तब के प्रधानमंत्री इत्जैक रैबिन और फिलिस्तीन के पीएलओ की ओर से यासिर अराफात को इस समझौते पर दस्तखत करने थे। समझौते के लिए राजी होना था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से जो नाराज था वो था हमास, क्योंकि हमास का मकसद इजराइल की बर्बादी था और पीएलओ यानी कि यासिर अराफात का संगठन तो इजराइल से समझौते की बात कर रहा था। इसे देखते हुए हमास ने अपना पहला आत्मघाती हमला किया। समझौते से करीब 4 महीने पहले हमास ने इजरायली सैनिकों को ले जा रही 2 बसों के बीच एक कार खड़ी कर दी। कार का ड्राइवर सुसाइड बॉम्बर था जिसने कार में धमाका कर दिया। हमास को सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग देने वाला संगठन था हिजबुल्लाह, जो लेबनान का शिया मिलिटेंट ग्रुप था। हिजबुल्लाह को ही दुनिया में सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत करने वाला माना जाता है। इस हिजबुल्लाह पर कभी अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल लौटते हैं हमास के हमले पर। हमास के सुसाइड बॉम्बिंग के बाद भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 13 सितंबर 1993 को समझौते पर दस्तखत हुए। समझौते के तहत फिलिस्तीन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का गठन होने की बात की थी, जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में व्यवस्था कायम करती। लेकिन हमास भी नहीं रुका। उसने लगातार इजराइल पर आत्मघाती हमले जारी रखे। नतीजा यह हुआ कि 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर लिया। इसकी वजह से अमेरिका की लगातार मुखालफत करने वाला ईरान हमास के पक्ष में आ गया। अब उसने भी हथियारों के जरिए, पैसों के जरिए हमास की मदद शुरू कर दी। वहीं मुस्लिमों की मसीहाई का दम भरने वाले तुर्की ने भी हमास को मदद देना शुरू कर दिया। इसके अलावा और भी मुस्लिम देशों ने कभी सामने आकर तो कभी पर्दे के पीछे से किसी एनजीओ के जरिए हमास को आर्थिक मदद और हथियारों की मदद देनी शुरू कर दी। इजरायल हमास को खत्म करने की कोशिश करता तो ईरान और तुर्की समेत तमाम दूसरे कट्टर इस्लामिक संगठन हमास की ताकत को और बढ़ा देते। हमास को सबसे बड़ी ताकत मिली साल 2000 में। उस वक्त फिलिस्तीन में दूसरा इंतफादा शुरू हुआ। इसकी वजह थी इजरायल के प्रधानमंत्री एरियन शेरोन की यात्रा। वो सितंबर 2000 में पहुंच गए यरूशलेम के टेंपल माउंट। अब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम, वहां मौजूद टेंपल माउंट और उस पर बनी अल अक्सा मस्जिद का विवाद तो हमेशा से रहा है। ऐसे में एरियल शेरोन के टेंपल माउंट पहुंचने की वजह से फिलिस्तीनी बुरी तरह से भड़क गए। फिलिस्तीनियों को यह लगा कि इजरायल अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने शेरोन को भेजा है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन इस बार उनके हाथों में हथियार थे, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद हमास ने संभाल रखी थी। इजरायल में बम धमाके होने शुरू हो गए। आम लोगों को भी निशाना बनाया जाने लगा। इसमें न तो इजरायल पीछे हटा और न ही फिलिस्तीन का हमास। दोनों ने एक दूसरे की बर्बादी शुरू कर दी। इस बीच हमास के पास रॉकेट आ गए थे, मिसाइल लॉन्चर आ गए थे और उसके लड़ाके खतरनाक हथियारों से लैस हो गए थे। ये सब हथियार उसे या तो दूसरे मुल्कों से मिले थे या फिर उसने खुद के यहां तैयार कर लिए थे। उसने अप्रैल 2001 में इजरायल पर कासम 1 रॉकेट दाग दिया। यह हमास का इजरायल पर पहला रॉकेट हमला था, लेकिन उसकी रेंज बेहद कम हुआ करती थी। तब से लेकर अब तक हमास लगातार मजबूत होता गया है। उसने अपनी रॉकेट की रेंज लगातार बढ़ा रखी है और अब तो उसके पास फजर 5 जैसे रॉकेट हैं जिनकी पहुंच तेल अवीव तक है। हमास की मजबूती का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है यासिर अराफात की मौत। 2004 में जब तक यासिर अराफात जिंदा थे, वेस्ट बैंक पर हमास का प्रभाव कम ही था। वो गाजा पट्टी तक ही सीमित था। लेकिन जब 2004 में यासिर अराफात की मौत हो गई तो हमास ने वेस्ट बैंक में भी प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। वहीं यासिर अराफात के उत्तराधिकारी बने महमूद अब्बास। लेकिन महमूद अब्बास यासिर अराफात जैसे करिश्माई नेता नहीं थे। उन्हें वैसा जन समर्थन हासिल नहीं हो पा रहा था। लिहाजा हमास ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और चुनाव में भी दखल देना शुरू कर दिया। साल 2006 में जब फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के लिए चुनाव हुए तो उसमें हमास भी एक पॉलिटिकल संगठन के तौर पर शामिल हुआ। और शामिल क्या हुआ, बाकायदा उसने जीत दर्ज कर ली
बहुमत हासिल किया और इस्माइल हनियाह को नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चुनाव में दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी फताह की हार हो गई। फताह वो पार्टी थी जिसको बनाया था यासिर अराफात ने और जिसकी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी में सरकार थी। हमास की जीत और फताह की हार के बाद दोनों सियासी संगठनों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया साल 2007 में। यह संघर्ष खास तौर पर गाजा पट्टी में हुआ और इसमें हमास ने पूरी गाजा पट्टी पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे नाराज होकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यानी कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के चेयरमैन महमूद अब्बास ने हमास की सरकार और इस्माइल हनियाह दोनों को बर्खास्त कर दिया और सलाम फैयद को नया प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद से ही वहां कभी चुनाव नहीं हो पाए हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि वेस्ट बैंक पर फताह का कब्जा हुआ और गाजा पट्टी पर हमास का। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। हमास का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, लेकिन गाजा पट्टी पर कब्जा बनाए रखने के लिए उसे फताह से भी लड़ना होता है। वहीं फताह इजराइल से बातचीत का पक्षधर रहा है, जिसकी वजह से हमास से उसकी दुश्मनी और बढ़ती जाती है और इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाता है इजराइल। वह फताह से बातचीत करता है और हमास पर खतरनाक हमले करता है। हमास के पास भले ही रॉकेट लॉन्चर आ गए हैं, रॉकेट आ गए हैं, मिसाइल आ गई हैं, लेकिन इजराइल के पास दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। इसकी वजह से हमास के रॉकेट इजराइल का कुछ खास नुकसान नहीं कर पाते हैं। वहीं जब इजराइल एक रॉकेट दागता है तो गाजा पट्टी में तबाही मच जाती है और कई लोगों की मौत हो जाती है। और इसी वजह से जब भी लड़ाई होती है सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन का ही होता है, इजराइल का नहीं। इसीलिए दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों की सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ होती है। मानवाधिकार संगठनों की भी सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ होती है। हालांकि इस बार नुकसान इजराइल का भी हो रहा है, क्योंकि हमास एक साथ इतने रॉकेट दाग रहा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी कुछ रॉकेट चकमा दे रहे हैं और इजराइल में तबाही मचा दे रहे हैं। वहीं इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बेहद महंगा है, जिसकी वजह से इजराइल को आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए अब इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। पैदल सेना को गाजा पट्टी पर हमले के लिए आदेश दे दिया है और अमेरिका जैसा देश इजराइल के इस फैसले को जायज ठहरा रहा है। ऐसे में यह जंग कब खत्म होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता इजराइल हमले जारी रखेगा। इन हमलों का खामियाजा दुनिया को भी उठाना पड़ेगा। इसका असर हर छोटे बड़े मुल्क पर पड़ना तय है। बाकी जंग है तो नुकसान तो दोनों देशों के आम लोगों को सबसे ज्यादा होगा। फिलहाल दुनिया का यह सबसे बड़ा मसला है, तो हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बाकी आपके इस मसले पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।